तो आज बात करते हैं उस एक इंसान की जिसने बिखरे हुए भारत को एक धागे में पिरो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और आज हम यही जानेंगे कि आज का भारत बनाने में उनका क्या हाथ था। जरा सोचिए, 1947 का भारत, आज़ादी तो मिल गई पर देश का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। वो एक देश कम 562 अलग अलग रियासतों की एक उलझी हुई पहेली ज्यादा था। हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून। सबसे बड़ी चुनौती थी इस पहेली को सुलझाना। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक अकेला इंसान इस बिखरे हुए नक्शे को जोड़ सकता था, एक भारत बना सकता था? सच कहूँ तो ये काम सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चुनौती, ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी थी। बस ये नंबर देखिए, 562। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उन रियासतों की संख्या है जिन्हें अपनी पहचान, अपना राजपाट छोड़कर एक नए देश में शामिल होने के लिए मनाना था। हर एक से बात करना, सब कुछ समझाना, वाकई ये एक पहाड़ जैसा काम था। तो फिर कौन था वो शख्स जिसने ये जिम्मा उठाया? चलिए मिलते हैं सरदार पटेल से और जानते हैं उनका सफर कि कैसे एक कामयाब वकील ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। उनकी कहानी शुरू होती है 1875 में गुजरात के नडियाद से। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की, एक बहुत ही कामयाब वकील बने, सब कुछ सेट था। लेकिन फिर 1917 में उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से और बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। इसके ठीक एक साल बाद 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की आवाज बनकर उनका नेतृत्व किया और यहीं से एक राष्ट्रवादी नेता का सफर शुरू हुआ। उनके लीडरशिप का असली टेस्ट हुआ 1928 के बरडोली सत्याग्रह में। उन्होंने बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ एक ऐसा जबरदस्त और कामयाब अहिंसक आंदोलन चलाया कि अंग्रेज सरकार को भी उनके सामने झुकना पड़ा। और पता है, इसी शानदार जीत के बाद बारडोली की महिलाओं ने उन्हें एक नाम दिया, सरदार, जिसका मतलब होता है लीडर या प्रमुख। और ये नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। और यही लीडरशिप उन्हें आजाद भारत के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल काम के लिए तैयार कर रही थी। देश के पहले गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने जो किया, उसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो पटेल का प्लान क्या था? उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले प्यार से, डिप्लोमेसी से, फिर बातचीत से, संवाद से, और अगर इन दोनों तरीकों से बात ना बने तो फिर देश की एकता के लिए थोड़ी सख्ती दिखाने से भी वो पीछे नहीं हटते थे। उनकी इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ना 2 केस स्टडीज सबसे बेस्ट हैं, जूनागढ़ और हैदराबाद। जूनागढ़ में नवाब तो अलग थे, पर वहाँ की ज्यादातर जनता भारत के साथ आना चाहती थी। तो पटेल ने वहाँ वोटिंग करवाई, यानी जनमत संग्रह, और मामला शांति से निपट गया। लेकिन हैदराबाद का निजाम आजाद रहना चाहता था, वहाँ बात नहीं बनी, तो पटेल को सख्त कदम उठाना पड़ा। और यही था वो सख्त कदम, ऑपरेशन पोलो। 1948 में हुई ये मिलिट्री एक्शन सिर्फ 5 दिन चली और हैदराबाद के निजाम को सरेंडर करना पड़ा। ये एक साफ संदेश था कि देश की एकता से कोई समझौता नहीं होगा। और इसी तरह के कड़े फैसलों ने सरदार पटेल को एक नई पहचान दी, एक ऐसा नाम दिया जिससे आज पूरा देश उन्हें जानता है। उन्हें कहा जाने लगा भारत का लौह पुरुष, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये नाम उन्हें क्यों मिला? क्योंकि उनके फैसले लोहे की तरह मजबूत और अटूट होते थे, खासकर जब बात देश की एकता और अखंडता की हो। तो आज हम उनकी विरासत को कैसे याद करते हैं? 3 बड़ी चीजें हैं। एक जुड़ा हुआ अखंड भारत, दूसरा एक मजबूत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव, और तीसरा वो खुद राष्ट्रीय एकता और संकल्प का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गए। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 182 मीटर्स। ये सिर्फ एक ऊंचाई नहीं है, ये उनके सम्मान में बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है। गुजरात में खड़ी ये विशाल प्रतिमा सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये उस इंसान को एक श्रद्धांजलि है जिसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया। ये हमारे इतिहास को आज से जोड़ती है। आखिर में एक बात उनकी भूमिका को शायद सबसे अच्छे से समझाती है। कहा जाता है कि अगर गांधी जी राष्ट्रपिता थे तो सरदार पटेल उस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी थे, वो मजबूती जिसके बिना आज का भारत शायद खड़ा ही नहीं हो पाता।